नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। सत्य का कोई विकल्प नहीं हो सकता। सत्य को कुछ वक्त के लिए खामोश रखा जा सकता है, लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। साल दर साल आर पार को आप दर्शकों को जो प्यार, जो स्नेह रहा है, ये उसी का इनाम है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे भी आपकी आवाज को इसी तरह बिना रुके, बिना डरे उठाता रहूंगा। आपके इस भरोसे के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप दर्शकों को मेरा नमन। और अब आज का मुद्दा, और क्योंकि बात मुंबई की है तो एक फिल्मी गाने के बोल मुझे आज बहुत याद आ रहे हैं। शशि कपूर साहब का एक मशहूर गाना है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। ठीक वैसे ही इनकार करते करते आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इकरार करना ही पड़ा। उन्हें कथित उगाही के मामले में इस्तीफा देना ही होगा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह, जो कि पूर्व कमिश्नर हैं, उनकी याचिका पर 100 करोड़ की उगाही के मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शाम होते होते अनिल देशमुख को पद छोड़ना पड़ा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, परमबीर सिंह के आरोप बेहद गंभीर हैं और संगीन हैं और आरोप राज्य के गृह मंत्री पर है, लिहाजा राज्य पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। हालांकि यही बात महीने भर से बीजेपी भी कह रही थी, लेकिन तब शरद पवार समेत पूरी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी थी। इस्तीफा देने के बाद अनिल देशमुख ने दिल्ली का रुख किया। खबर है कि वो सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन सवाल है कि 100 करोड़ के इस कथित उगाही कांड में पहला शिकार तो कर लिया गया है, अब आगे किस किस की बारी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 100 करोड़ ने लिया पहला विकेट। कॉम्प्रोमाइज सरकार बचाने का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। अगर पूरे तार को जोड़ा जाए तो ये तार क्या दिखाते हैं? एक बड़े षड्यंत्र, लूट का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जैसे ही वसूली कांड की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद से किरकिरी झेल रही महाराष्ट्र सरकार के लिए ये खबर किसी फजीहत से कम नहीं रही। गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता। गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था। किस प्रकार से सरकार में रैकेट चल रहा है, ये सारी चीजें बाहर आई। पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता है। अपने बोझ से ये सरकार गिरेगी। सीबीआई जांच और अनिल देशमुख के इस्तीफे ने बीजेपी को और ज्यादा हमलावर कर दिया है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी। अनिल देशमुख से ने जो उगाही की मांग की, तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है। बहुत से अधिक सेतु निकलेंगे इससे, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के सभी सेतुओं की जांच होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ बगैर सुने कोर्ट को निर्णय नहीं देना चाहिए। क्या अनिल देशमुख जी को भी सुना गया है या नहीं? महाराष्ट्र सरकार ने तो सीबीआई को जांच के लिए अनुमति नहीं दी, तो क्या अदालत को इस पहलू को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? जब देश में जो सरकार है वो वहां की सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही हो और उसके लिए वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद ले रही हो।
इससे पहले आज मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन में प्राथमिक जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोप छोटा नहीं है और राज्य के गृह मंत्री पर है, इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। महीने भर तक इस्तीफे से इनकार कर रहे अनिल देशमुख सीबीआई के पिक्चर में आते ही आउट हो गए। सवाल यह है कि अब आने वाले दिनों में किस किस का नंबर आने वाला है, और सवाल यह भी कि 100 करोड़ के दाग सरकार को कितना मैला कर पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। 100 करोड़ ने लिया पहला विकेट। और अब वक्त है विश्लेषण का, और विश्लेषण है आज लेटर से आए कोट एंड कोट महासंकट का विश्लेषण। और चिट्ठी से आए इस महासंकट के विश्लेषण में 17 मार्च को परमबीर सिंह को कमिश्नर पद से हटाया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 दिन के बाद परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए। ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिटिंग होम मिनिस्टर ने पर आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था। बर्ताव में आगे 22 मार्च को परमबीर सिंह सीबीआई जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसी दिन शरद पवार खुद अनिल देशमुख के समर्थन में खुले तौर पर सामने आ गए। शरद राव पवार साहब ने बोला कि अनिल देशमुख जस के तस रहेंगे, हटाए नहीं जाएंगे। पूरी एनसीपी साथ खड़ी हुई। उसके बाद 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को हाईकोर्ट जाने को कहा। 5 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी। शाम होते होते अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया। पहला विकेट गिर चुका है। अगला कौन होगा? अब अगला कौन होगा, इसका फाइनल पटाक्षेप जिसे हम कहते हैं, फाइनल आउटकम क्या होगा? क्योंकि आप देखिए ये दो चेहरे, इन दोनों को विकेट डाउन हुए हैं। पहला परमबीर सिंह, उनका विकेट गिरा है। दूसरा अनिल देशमुख। इससे पहले एक और कड़ी है, वो है वाजे, सचिन वाजे। सचिन वाजे जो है उसके वजह से माना जा रहा है ये पूरा तूफान खड़ा हो गया महाराष्ट्र के अंदर। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं, उन सबका अभिनंदन है। मेरे साथ आज बीजेपी की तरफ से राम कदम है, मेरे साथ महेश तपासे हैं जो कि एनसीपी की नुमाइंदगी करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर जी जो कि शिवसेना से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जाने माने जर्नलिस्ट और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले अशोक वानखेड़े भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं। आज मेरे कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी गाने से करी। शशि कपूर साहब तो बड़े पुराने हीरो हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक गाना था कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इंकार लेकिन इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो अनिल देशमुख पर एनसीपी ने बड़ा इंकार किया। शरद राव पवार साहब का कद जो है वो बहुत बड़ा है देश की राजनीति के अंदर, उनको तक उतार दिया। लेकिन आखिरकार इंकार करते करते इकरार करना पड़ा, उन्हें हटाना पड़ गया। ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट एक छोटा शब्द होगा, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, एक आउटगोइंग कमिश्नर सिटिंग होम मिनिस्टर पर इस तरह का आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में शायद ये पहली बार होगा कि एक कमिश्नर, सिटिंग कमिश्नर को गृह मंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है। लेकिन ये जो बार बार सुबह से बताया जा रहा है कि उन्होंने नैतिकता के ग्राउंड पे इस्तीफा दिया, नैतिकता है नहीं। नैतिकता होती तो पत्र के बाद ही इस्तीफा होता। ये टेक्निकल इस्तीफा है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी है वो ये कहती है कि गृह मंत्री, सिटिंग गृह मंत्री के खिलाफ फेयर इंक्वायरी के लिए सीबीआई चाहिए। तो इन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये कह रहे हैं हम गृह मंत्री नहीं हैं, अब सीबीआई की जरूरत नहीं है। इस प्ली के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पहले दिन से कह रहा था कि इसमें गृह मंत्री का इस्तीफा होगा। और देशमुख, अनिल देशमुख इतने बड़े नेता नहीं महाराष्ट्र में कि वो गृह मंत्री पद संभालते। वो एक पपेट थे वो शरद पवार और पूरे परिवार के हाथ में। और जो नीचे से 100 करोड़ रुपए होते, वो 100 करोड़ रुपए संतरी से लेके मंत्री और मंत्री से लेकर पार्टी तक जाता था पैसा। यही कारण है कि बार बार देशमुख को शील्ड किया जा रहा था। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी ने सबके पेच ढीले कर दिए। सबको पता है सीबीआई केंद्र सरकार के हाथ में खेलेगी तो इसमें
पूरी तरह से कईयों को रगड़ा दिया जाएगा। अब सीबीआई को बचने के लिए एक ही रास्ता निकलता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और सर्वोच्च न्यायालय में कहिए कि फेयर इंक्वायरी हो जाएगी, महाराष्ट्र सरकार ही करेगी, वो हाईकोर्ट के जज ही करेंगे साहब, क्योंकि अब मैं गृह मंत्री नहीं हूं। यदि मोरालिटी होती तो पहले दिन ही देते। महाराष्ट्र में शायद महाराष्ट्र की जनता का ये दुर्भाग्य है कि सत्ता का मक्खन खाने के लिए जब अलग अलग लोग इकट्ठा होते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो गाना गाया आपने, ये गाना तो रोज बजना चाहिए महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का एंथम हो गया है, क्योंकि इनको इकट्ठा साथ नहीं आना था, लेकिन इकरार करते करते प्यार हो गया और ये सत्ता का मक्खन खाने के लिए सब पार्टियां इकट्ठा हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दुर्भाग्य है महाराष्ट्र की जनता का। यहाँ पे जो महिला के अत्याचार के ऊपर केस होता है, लेकिन वो 10 दिन तक मुख्यमंत्री वो बना रहता है, फिर उसका इस्तीफा होता है बीजेपी जब प्रेशराइज करती है। एक महिला अधिकारी अपने आप को आत्महत्या कर लेती है, शूट कर लेती है अपने सर्विस रिवॉल्वर से, क्योंकि बड़े अधिकारी उसका शोषण कर रहे थे। उसके ऊपर भी आज कुछ नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में करप्शन, व्यभिचार, भ्रष्टाचार चरम पे है। अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं रुक करना चाहता हूं महेश तपासे का। महेश तपासे, पॉलिटिक्स जो ना कराए, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास के अंदर ऐसा ये घटनाक्रम है जहां पर आउटगोइंग कमिश्नर आरोप लगाता है सिटिंग होम मिनिस्टर पर और एनसीपी बचाव करने के लिए आती है, और सिर्फ एनसीपी बचाव करने नहीं आती, शरद राव पवार साहब बचाव करने के लिए आते हैं, जिनका इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा कद है। क्या आपको लगता नहीं है ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट इज अ स्मॉलर वर्ड, बहुत छोटा शब्द होगा, ये जो कुछ हुआ है? आप तो खुद मेरे कार्यक्रम में कह रहे थे, आपके बाकी नेता और मंत्री कहते हैं इस्तीफे का सवाल नहीं होता, हम बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन अंत में आपको आज इस्तीफा करवाना पड़ गया। नमस्कार अमित जी, और सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं आपको एक कहना, बड़ी ही नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि मुंबई उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए वो जांच के नहीं है, पूछताछ के हैं। आप पैराग्राफ 82 अगर पढ़ेंगे तो उसमें कहा है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नॉट इन्वेस्टिगेशन। हर जांच ऐसे ही शुरू होती है महेश जी, जांच नहीं है, पूछताछ। मैं सीबीआई की कई जांचों को देख चुका हूं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पीई से ही जांच शुरू होती है। जिस कोल स्कैम का बारी आई थी, उस कोल स्कैम की जांच भी पीई से ही शुरू हुई थी। 2G स्कैम की जांच भी पीई से ही शुरू हुई थी। हर जांच पीई से शुरू होती है। अगर पीई के अलावा किसी से जांच शुरू होती हो तो नाम बताइए आप उसका। अभी से मुझे एक बात बोलनी, मुझे बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि ये अभी जांच, लेकिन किसी भी जांच, कोई भी जांच पीई से ही शुरू होती है। जैसे कोई भी जांच एफआईआर से शुरू होती है, पीई से ही कोई जांच शुरू होती है। सुन लीजिए मेरी बात। शुरुआत में जब परमवीर सिंह साहब का 20 मार्च को पत्र आया, उस पत्र के संदर्भ में हमारी पार्टी के नेता पवार साहब ने बहुत ही उसके अंदर कॉग्निजेंस लेते हुए उस संदर्भ में कहा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उचित समझे उस प्रकार की जांच मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। पवार साहब ने किसी व्यक्ति का नाम भी लिया, हालांकि किसी कारणवश वो जांच उस प्रकार से नहीं हो पाई। और जब महाराष्ट्र की सरकार ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसके माध्यम से जांच होगी। और गृह मंत्री ने भी बोला कि मुझे किसी भी जांच के सामने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं है। एक मसला देखिए, परमवीर सिंह साहब की याचिका जो पिटीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अनिल देशमुख जी को पार्टी नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट के जजेस ने सम्मानीय परमवीर सिंह साहब को बोला कि आप किस प्रकार के अधिकारी, आपको तो पूरी सारी चीजें मालूम है और आपको एफआईआर वगैरह वगैरह सारी चीजें आपके सामने। लेकिन सीबीआई जांच के भी आदेश दिए। हाँ, लेकिन वो एक चीज देखिए कि वो जयश्री पाटिल जी जो है, एडवोकेट जयश्री पाटिल जी, उनकी याचिका को क्लब करते हुए इस प्रकार के आदेश दिए गए और मेरे अशोक जी भी यही चीज एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ, आदेश दिए गए हैं। एक बात मैं मानता हूँ कि सीबीआई की पूछताछ के आदेश दिए गए हैं, और जैसे ही इसको आप माने ना माने ये सत्य है। और दूसरी बात देखिए, कान को इधर से पकड़े या उधर से
मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं आपकी कठिनाई को भी समझता हूं। अपने पद का आप इस्तीफा दिया। मैं आपकी कठिनाई को भी समझता हूं कि आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभल नहीं पा रहा मामला। लेकिन महेश जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपने 3.5 मिनट अपनी बात को रखा। महेश जी, अब मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। देखिए, राम कदम है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र मुंबई के, उनका मैं रुख करता हूं। राम कदम, पहला लॉजिक जो इसी कार्यक्रम में दिया गया, ये देखिए जांच नहीं है, ये पीई है। दूसरा पॉइंट, क्या आपको लगता है कि 100 करोड़ का ये पहला शिकार था, यानी पहला विकेट था जिसको आज हमने नाम दिया है, या फिर आपके लिए असली विकेट तब होगा जब सरकार गिर जाएगी? यही आरोप है आप लोगों पर। अमित जी, इस मंथना के आरंभ में कुछ तर्कों के आधार पर कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर सरकार की ओर से प्रवक्ता के रूप में जो अपनी भूमिका दलील रख रहे हैं, वे उस पुरानी कहावत को याद दिलाते हैं कि ऊपर से गिरे तब भी बंदर कहता है कि हमारी टांग अब भी ऊपर है। न्यायपालिका ने करारा तमाचा महाराष्ट्र की इस वसूली सरकार को लगाया है। 52 पन्ने के फैसले में न्यायपालिका कहती है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये जांच, जो भी कहे उसको नाम कुछ भी दो, जांच ही होती है, वह सीबीआई के द्वारा की जाए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा न हो। तब जाकर के सरकार के नेता मंत्री कहते हैं कि ये तो हम नैतिकता के आधार पर दे रहे हैं। इनकी नैतिकता पिछले 1.25 महीने से कहाँ खो गई थी? कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में थी? अचानक से आज जाग उठी नैतिकता। शरद पवार जी स्वयं 24 घंटों के अंतराल में 2 बार प्रेस वार्ता करते हैं। पहली प्रेस वार्ता में कहते हैं कि देशमुख जी की इस्तीफे की बात, उसका फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे। तुरंत चंद घंटों में ऐसी कौन सी बात घटित होती है कि उन्हीं शरद पवार को यू टर्न मारते हुए घुमजाव करने की आवश्यकता पड़ती है? कहते हैं कि अब इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं। क्या देशमुख जी मुंह खोले तो तीनों दलों के बड़े नेता मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे? यह डर था, इसलिए देशमुख जी का और वाजे गैंग का पूरी तरह से पहाड़ की तरह बड़े बड़े दिग्गज नेता समर्थन कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। पूरी तरह से स्पष्ट है यह सरकार आपराधिक मामलों में लिप्त है। और जिस कमेटी की बात करते हैं, चांदीवाल कमेटी की, उसको क्या कहा गया? 6 महीने के आराम से 6 महीने, उसके बाद आप रिपोर्ट सौंपना। ओके, जवाब मामला रफा दफा करते हुए ठंडे बक्से में डालने का इनका पूरा प्रयास था, जो आज न्यायपालिका ने भी उस प्रयास को देखा और न्यायपालिका ने तुरंत महेश जी जवाब, राम कदम की बात का जवाब 40 सेकंड। दूसरा बिंदु, एक 10 सेकंड में, जी राम कदम 10 सेकंड में लीजिए आप। अमित जी लास्ट जी, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की खामोशी पूरा देश देख रहा है। इंसान खामोश कब होता है? जब बोलने के लिए जवाब न, तब खामोश होता है। पूरी तरह से तीनों दल ये वसूली के मामले में मिलीभगत है इनकी, और वही कारण है कि उद्धव ठाकरे जी खामोश है। जी, अब मैं क्योंकि किशोर तिवारी का रुख करूंगा, शिवसेना के बारे में कहा गया है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं, वकील हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। किशोर तिवारी, बड़ा स्पष्ट सवाल है। आज रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अभी आपने राम कदम को भी सुना। उद्धव ठाकरे पर उनका निशाना, उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे अब सरकार नहीं चला सकते उधर। हमें रविशंकर प्रसाद जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार चुस्त दुरुस्त चल रही है और कोई विकेट वगैरह गिरा नहीं है। अमित जी आप बोल रहे कि विकेट गिर गया, ये गिर गया, कुछ नहीं है। अब तुमको बताता हूँ, परमवीर जो तकरार लेके गए थे तो उसको तो कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया और पीआईएल को भी नहीं किया। एक जयश्री पाटिल ने पुलिस में कंप्लेंट की थी और उसको पुलिस ने उसको इन्वर्ट में लिया था, लेकिन पुलिस ने गुना दाखिल नहीं किया। और उस दिन के इन्वेस्टिगेशन में उसने कहा कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस में न्याय नहीं मिलेगा, तो कोर्ट, और उन्होंने वही रखा कि मैं रीट पिटीशन है, वो पीआईएल नहीं है। रीट पिटीशन में जयश्री पाटिल ने जो कुछ लिखा उसको अब कोर्ट ने कंसिडर किया, क्योंकि पुलिस जिस थाने में ये आप अपना बोलने का जो कीमती समय है, आप हमारे चैनल पर आए हैं, आप मुझे फैसला समझाने में लगा रहे हैं कि देखिए फैसला ये है, फैसला मैंने पढ़ रखा है,
फैसले में क्लियर कट है कि पीई दर्ज होगी, कार्रवाई उसके हिसाब से होगी। और आप कह रहे हैं विकेट नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि ये परमवीर की अगर चिट्ठी ना आती तो विकेट डाउन नहीं होता क्या अनिल देशमुख का? अनिल देशमुख का विकेट तो इसीलिए डाउन हुआ है ना क्योंकि परमवीर की चिट्ठी थी, और परमवीर की चिट्ठी थी तो हाई कोर्ट मामला गया। पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला डायरेक्ट कर आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट गया मामला, हाई कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया पूरे घटनाक्रम का। आप कह रहे हैं विकेट डाउन नहीं हुआ, हो सकता है आपके लिए विकेट डाउन नहीं हुआ होगा, लेकिन इसकी आंच, इसकी छींटे पूरी सरकार पर है। और बैठे बिठाए बीजेपी के पास तुरुप का इक्का पहुंच गया है। अरे अमित जी, 175 विधायक हमारे साथ है, और अशोक वानखेड़े जी को मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र में अराजकता नहीं फैली है। अब जिस फॉरेस्ट अफसर की वो बात कर रहे, वहां के IFS अधिकारियों को हमने जेल में डाल के रखा है। हम यहाँ औरतें भी सुरक्षित है और सब लोग सुरक्षित है। ठीक है। शहजाद पूनावाला का मैं रुक करता हूं। महाराष्ट्र की छवि खराब करने का षड्यंत्र यहाँ नहीं करेगी। पर ये छवि खराब किसने करी? परमवीर सिंह और सचिन वाजे। परमवीर सिंह आपकी अपॉइंटमेंट थी तो परमवीर चोर निकला तो उसको अच्छा, शिक्षा परमवीर दे अब रहे। चोर हो गया। अच्छा, लेकिन वो कह रहा है वो चोरी वो चोरी सचिन वाजे किसी और के लिए कर रहा था। 100 करोड़ का टारगेट किसी के लिए दिया था, वो तो सरकार पे आरोप है जी। अरे ओके, शहजाद पूनावाला, ठीक है, लेट शहजाद पूनावाला, आप तो पेशे से वकील है, फैसला आप भी अपने तरीके से समझाना चाहेंगे क्योंकि यहां पर हर मेहमान फैसले को अपने तरीके से समझा रहा है। सिंपल भाषा में इस फैसले को कैसे आंका जा सकता है हाई कोर्ट के, और कोई विकेट डाउन नहीं हुआ जी, ये सब नॉर्मल है, सरकार बिल्कुल बढ़िया चल रही है, बॉम्बे की भाषा में मस्त चल रही है सरकार। जी देखिए, पहले तो अमीश जी, हमने देखा था कि शिवसेना का सियासी धर्मांतरण होकर वो सोनिया सेना तो बन गई थी, पर आज उद्धव ठाकरे जी का मनमोहनीकरण हो चुका है, या मैं यूं कहूं मौन मोहनीकरण हो चुका है। क्योंकि 20 तारीख को जब परमवीर सिंह का लेटर आया, और आज भी परमवीर सिंह कोई चोर नहीं, डीजीपी रैंक के अफसर है, उनको सरकार ने निकाला नहीं है, ना उन पे कोई कार्रवाई की है, उनके पत्र और बाकी केस के आधार पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष जांच करने के लिए यह मामला सीबीआई को जाना चाहिए। अब अगर बॉम्बे हाईकोर्ट को कोई प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया नहीं मिलता कुछ इसमें मजबूत तथ्य, तो वो ये ऑर्डर नहीं देता। इसका मतलब अगर प्रथम दृष्टया उस पत्र में ऐसे कुछ चीजें थी जो ये बताती है कि महावसूली हुई थी और ये महासंकट है, तो पहली बात तो ये बताना चाहिए कि परमवीर को उसी लेटर में उन्होंने ये भी बताया था कि उद्धव ठाकरे को भी ये जानकारी दी थी, तो उद्धव ठाकरे मौन क्यों थे? उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और केवल अनिल देशमुख के इस्तीफे से महासंकट को हटाने की कोशिश तो की जा रही है, पर महाविनाश तो उद्धव ठाकरे के नाक के तले हो रहा था, तो उद्धव ठाकरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह भी बनता है, देखिए आज विकेट तो गई है, पर वो नैतिकता की विकेट है, और नैतिकता की विकेट इस तरीके से गई है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, नैतिकता की विकेट इस तरीके से गई है कि क्या नैतिकता के आधार पर एनसीपी ने कार्रवाई कर दी, तो क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मन में और उनके अंतरात्मा में नैतिकता नहीं थी, इसलिए कार्रवाई नहीं की? अब किशोर तिवारी जी परमवीर सिंह को गाली दे, किशोर तिवारी कल तक हम साथ साथ है, और आज हम आपके हैं कौन? परमवीर सिंह को तो आपने सीजी बनाया, आप इसी शो पर आकर कितनी तारीफ करते थे सुशांत केस में उनके कार्रवाई पर, आप इसी शो पर आकर कहते थे कि किस तरीके से परमवीर जैसा अफसर नहीं है, और आज परमवीर को हम आपके हैं कौन? इस तरीके से गाली मत दीजिए। आप सवाल ये बताइए कि सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे ने क्यों बचाया, ये कहकर कि ओसामा बिन लादेन नहीं है। अब उद्धव ठाकरे को जानकारी थी परमवीर के लेटर के हिसाब से, तो क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? शहजाद झूठी बातों को क्यों रख रहे हो? शहजाद झूठी बातें कर रहे हो। मैंने एक भी झूठी बात कही हो तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, पर मुझे बता दीजिए कि उद्धव ठाकरे को ये जानकारी थी ना, ये तो परमवीर जी ने लेटर में बताया है, क्या उनको जानकारी थी और फिर भी कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि शरद काका ने मना किया था? ये बताइए कि मनमोहन सिंह की तरह मनमोहन सिंह महाराष्ट्र के क्यों बने? वो उसके बोलने पे, आरोपी के बोलने पे सच मानो, आरोपी के बोलने पे, अरे परमवीर वो मनसुख भाई उनके बोलने से नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्रवाई की है। करके गया वो बीजेपी को जा मिला है। अरे तो आपने डीजीपी बनाकर क्यों बैठाया है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? अच्छा, परमवीर ये तो बड़ा आरोप है। शहजाद एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया है।
नए गृह मंत्री का भी चुनाव कर लिया गया है कि नया गृह मंत्री कौन होगा। इस समय की बड़ी खबर है, देशमुख का इस्तीफे को मंजूर किया गया है। इस समय की यह ब्रेकिंग स्टोरी है। दिलीप वलसे पाटिल को अब प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त परिवार है, यह परमानेंट नहीं है, जो हमारी जानकारी है। महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री का प्रभार जो दिया गया है वो अभी टेम्परेरी है। देशमुख का इस्तीफा परमानेंटली मंजूर कर लिया गया है। मैं क्विकली रुक करता हूं। मेरे साथ राम कदम है। राम कदम, ये सब कुछ बीजेपी का प्लान था। परमवीर बीजेपी के साथ मिल गया है। 100 करोड़ का मामला जो है वो सारा बीजेपी का क्रिएटेड है। क्या आखिरकार इन सबके पीछे बीजेपी है? शिवसेना का यह कहना है हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की। अमीश जी, अपेक्षा करूंगा किशोर जी देखिए, आपके बीच में राम कदम जी भी नहीं बोले, आप शहजाद के बीच में बोले। मेरा निवेदन है एक एक करके अपनी बात को रख लीजिए, सब अपनी बात को रख ले। आप इतने वरिष्ठ हैं, अपनी आपकी वरिष्ठता का भी हम ध्यान रख रहे हैं। बोलिए राम कदम। अमीश जी, शिवसेना के नेताओं के बीच में बात करना मजबूरी इसलिए है क्योंकि सामने वाली के सच बात को वे दबाना चाहते हैं। वैसे इन नेता का नाम तो किशोर है, पर शोर अधिक करते हैं। शहजाद जी तर्कों के आधार पर बिंदु रख रहे थे और उन तर्कों के आधार पर वे उन तर्कों को काट नहीं सकते थे, इसलिए बीच में चिल्लाने का, शोर मचाने का काम शिवसेना के नेताओं की ओर से हुआ। मूल बिंदु आप देखिएगा, केवल वाज़ेह मामला नहीं, महीने की 100 करोड़ की वसूली का मामला नहीं, पालघर हत्याकांड से लेकर के दर परत लगातार जो मामले हो रहे हैं, समूचे देश में 29 प्रांत हैं। 29 प्रांतों में अगर सबसे घिनौना दुष्कर्म गत 16 महीनों के अंतराल में किस भूमि पे हुआ होगा तो महाराष्ट्र में लगातार हो रहा है। क्या कारण है? जैसे ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं रही, ये शहजाद जी कह रहे थे, वो तो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे की खामोशी का कारण क्या है? 100 करोड़ की जो महीने की वसूली हो रही थी, उस वसूली में तीनों दल का हिस्सा क्या था? राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब देते हैं? दूसरा बिंदु, जो 25 अगस्त को रश्मि शुक्ला ने तबादलों में भारी तौर पर वसूली की जा रही है, उससे पैसे लिए जा रहे हैं, यह उनके ही आईपीएस अफसर ने रिपोर्ट के साथ सरकार के पास दिया। मुख्यमंत्री ने निर्णय क्यों नहीं लिया? शरद पवार जी ने क्यों निर्णय लिया? अजित पवार जी ने क्यों निर्णय लिया? ये तीनों दल तबादलों में जो करोड़ों रुपया आ रहा था, वह फाइल, वह रिपोर्ट आपने 230 दिन क्यों दबा के रखी? अर्थ स्पष्ट है, यह सरकार जनता के हितों के लिए नहीं आई, यह सरकार वसूली के लिए आई है। अब यह सारा देश जान चुका है और इनकी इज्जत की धज्जियां सारे देश में उड़ चुकी है। हम नहीं कह रहे। उद्धव ठाकरे जी की पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके सामना अखबार में उन्होंने स्वयं लिखा है, जो मुख्यमंत्री की पत्नी कहती है इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है, जो मुख्यमंत्री कुछ बोलना नहीं चाहते, खामोश रहते हैं, इस खामोशी का अर्थ स्पष्ट है। बताइए किशोर तिवारी जवाब। किशोर जी जवाब। इस दुष्कर्मों में एक जैसे शामिल है। किशोर जी जवाब। देखिए, इनके पास एक भी सबूत हो कि ठाकरे परिवार ने एक भी पैसे कहीं से लिए हैं तो ये बताए। तुम्हारे चैनल पर आकर हमारे पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री नागपुर से आते हैं, अपने गृह मंत्री नागपुर से आते हैं, वो किसान के बेटे, वो ओबीसी है। इन्होंने विदर्भ के संजय राठौड़ का भी विकेट निकाला और इनका भी विकेट निकाला। ये हमारे खिलाफ साजिश करके महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इनकी साजिश है और साजिश। अच्छा, इनकी तो साजिश है, ये आपके खिलाफ है, ये आपके खिलाफ है। एक सेकंड किशोर जी, एक एक करके सवालों का जवाब दीजिए। ये देखिए, ये इनकी साजिश है, ये आपके खिलाफ है। एक सेकंड। परमवीर सिंह की चिट्ठी, सचिन वाजे का एक उद्योगपति के यहां उनके घर के सामने बम रखना, ये सब कुछ इनकी साजिश है। पॉइंट नंबर 2, इस्तीफा ना देने का फैसला करना इनकी साजिश है। हाई कोर्ट में परमवीर सिंह का चले जाना, हाई कोर्ट का डिसीजन लेना इनकी साजिश है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का खामोश बैठना इनकी साजिश है। स्पष्ट कर दे। देखो अमित जी, हाँ बताइए, एक एक करके बताइए, एक एक पॉइंट का बात। हाँ देखिए, मैं बात करता हूं। सचिन वाजे जो कांड कर रहा है, जो उसने कानून सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट किसने करवाया?
सवाल खड़ा होगा सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट किसने कराया? सारे इंपॉर्टेंट केस सचिन वाजे कैसे देख रहा था? एक एएसआई होकर वो कमिश्नर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता था डेली? वो क्राइम ब्रांच उसी के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती थी? ये सवाल उठेंगे। और जनता जब कोरोना से मर रही थी वहां 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया जा रहा था, और अब जब गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, मुझे जवाब देने दो। हाँ, जवाब देने दे रहा हूँ। आपके पास जवाब है कहाँ? आपके पास जवाब है कहाँ? मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, बताइए, बताइए, बताइए। मैं जवाब देने आया अगर हूं। आपकी सरकार में साजिश बीजेपी कर रही है तो आपका इकबाल क्या है सरकार का? अगर सारी साजिशें बीजेपी कर रही है तो आपकी सरकार का इकबाल क्या बचा है? मुझे बताइए अमित जी, तुम एक बेस्ट एंकर अवार्ड लेके बैठे हो, एक बात बताइए कि यहाँ किसने पैसे दिए और किसने पैसे लिए? एक पुरावा नहीं, एक प्रूफ नहीं, और एक तो इस्तीफा क्यों कराया? हाई कोर्ट में आप बोलते पैसे लिए नहीं, पैसे दिए, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम जांच का सामना करेंगे। इस्तीफा क्यों करवाया? फिर इस्तीफा क्यों करवाया अगर कुछ गलत नहीं था तो? इस्तीफा क्यों करवाया अगर कुछ गलत नहीं था तो? बताइए, इस्तीफा क्यों करवाया? क्यों लिखा गया सामना के अंदर की सरकार की धज्जियां उड़ रही है? ये क्यों लिखा गया सामना के अंदर? सामना किसका अखबार है? सामना किसका अखबार है? अरे बीजेपी महाराष्ट्र की छवि पूरी खराब कर चुका है। अशोक का सर, दिल्ली में रहते अनिल देशमुख, कैसा लग रहा है? अनिल देशमुख का राज ही नहीं है। परमवीर, अनिल देशमुख परमवीर या शिवसेना की है सरकार, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र नहीं है ये सरकार, महाराष्ट्र एक राज्य है जो रहेगा। ओके, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? देन मेरे साथ रवि भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ अशोक वानखड़े भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। शहजाद, महाराष्ट्र की छवि खराब करने की कोशिश है। एक ही लाइन बोलूंगा, जो पहला पैराग्राफ है इस पूरे हाईकोर्ट के ऑर्डर का, आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड, अद्वितीय है कि एक मिनिस्टर पर इस तरीके से खुलेआम आरोप लगाए जाते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के, और वो भी इतने सीनियर ऑफिसर के द्वारा, और इसीलिए निष्पक्ष जांच करने के लिए कोई स्टेट की पुलिस इसको नहीं कर पाएगी, और इसीलिए केंद्रीय एजेंसी को ये ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या बॉम्बे हाईकोर्ट भी साजिश में शामिल है क्या? किशोर तिवारी, आज आप शोर तिवारी बन गए हैं, केवल शोर मचा रहे हैं क्योंकि आपके पास तर्क तथ्य नहीं है। और मैं आपको मनमोहन सिंह बनाने के लिए उद्धव ठाकरे को धन्यवाद देता हूं। आपने मनमोहन सिंह बना दिया उद्धव ठाकरे या नहीं, ये समय बताएगा। हाईकोर्ट शामिल है या नहीं, समय बताएगा। अरे हाईकोर्ट के ऊपर सवाल कर रहे हैं आप, क्या बोल क्या कर रहे हैं सर आप? दिस इज हाईकोर्ट पर सवाल आप कर रहे हैं। अरे शहजाद, सुप्रीम कोर्ट मैनेज कर रहे हैं। आप डरते नहीं, पर आपके अंदर कोई लोकतंत्र की कोई वो बाकी है या नहीं है? मुझे लगता है ऑब्जेक्टेड। ओके, मैं महेश तपासे से जानना चाहता हूं। महेश तपासे, आपका अलायंस पार्टनर जो बोल रहा है कि कोर्ट मैनेज हो रहा है, वो तो हाई कोर्ट पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा कर दिया। व्हाट इज योर टेक महेश? सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने आज इस पूरे मसले पे जो फैसला दिया है, एनसीपी बहुत ही नम्रता से उस फैसले को स्वीकारती है। पर शिवसेना कह रही है कि मैनेज है। सुन लीजिए मेरी बात अमित जी, महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री ने इस आदेश के ऊपर अपना इस्तीफा दिया है। पर आपने किशोर तिवारी को सुना, क्या कह रहे हैं? क्या तो दिल्ली जा रहे नहीं जा रहे, मुझे इस जानकारी उसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई इस मसले के अंदर पूछताछ करती है या किसी निष्कर्ष पर करती है तो जरूर महाराष्ट्र विकास किशोर जी, आप अपने अलायंस पार्टनर को तो बोलने दे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बहुत सब सारी चीजों को गंभीरता से लेगी। नहीं, दिस इज अ मैच्योर आंसर। ओके, मैं अशोक वानखड़े का रुख करता हूं। अशोक वानखड़े, एक ही सांस में कहा गया कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, ये सरकार इज इक्वल टू महाराष्ट्र, और कोर्ट भी मैनेज हो चुके हैं, आपके सामने किशोर जी ने बोला। अशोक। अमित जी, एक तो अमित तुम्हारा धन्यवाद, इन पॉलिटिशियंस के बीच में तुमने मुझे अभी पूछा, क्योंकि मुझे लगता है रोक टोक में कम से कम एक इंडिपेंडेंट वॉइस की भी जगह होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष हमलावर होगा, विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष यदि लूज बॉल देगा तो विपक्ष छक्का मारेगा। सत्ता पक्ष गलतियां करेगा तो विपक्ष उसको छोड़ेगा नहीं। विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना गलत है। लेकिन साथ में मैं ये भी उतने ही जोर शोर से कहूंगा कि महाराष्ट्र को बदनाम करना भी उतना गलत है, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं ऐसे कई राज्य गिनाता हूं जहां लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र से भी बुरी है, जहां भ्रष्टाचार के केसेस महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। इसके मायने ये नहीं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की एक छवि है। पॉइंट नंबर 2, ये जो बार बार बोला जाता है कि सोनिया सेना अनहोली सरकारें हैं,
तो ऐसी देश में कई अनहोनी सरकार बीजेपी ने भी बनाई थी, जहां सत्ता का समीकरण बैठता है एक हो जाते हैं और सत्ता का मक्खन खाने के लिए चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं दोनों को भी कटघरे में खड़ा करता हूं। यदि हरियाणा में सरकार है तो चौटाला और बीजेपी ये भी कोई दोस्त नहीं है, चुनाव के पहले एक दूसरे को भ्रष्ट करने वाले साथी हैं। तो ऐसा ही महाराष्ट्र में हो रहा है, इसमें जनता का नुकसान हो रहा है, इसमें लोगों का विश्वास सरकार से उड़ रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं? पुलिस यहाँ पे एक गैंगस्टर के जैसा काम कर रही है, यह दुर्भाग्य है मुंबई का। ओके, शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड टू अशोक जी। देखिए, अशोक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर अशोक जी को मैं याद दिला दूं कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, वो अनैतिक था, वो माना भी और वो तोड़ा भी। आज शिवसेना की ऐसी क्या मजबूरी है सत्ता के खातिर कि इतने समझौते कर रहे हैं? खुद शरद पवार जी को बौखलाया गया, उन्होंने गलत बयानी की अनिल देशमुख को बचाने के लिए, और फिर खुद उद्धव ठाकरे को या तो पता था और पता होने के बावजूद भी कार्रवाई वो नहीं कर पाए, तो वो कैसी मजबूरी थी उसके बारे में हम पूछ रहे, क्योंकि हम भी महाराष्ट्र हैं, अशोक जी भी महाराष्ट्र हैं, तपासे जी भी महाराष्ट्र हैं, राम कदम जी भी महाराष्ट्र हैं, और हम सब ये जानना चाहते हैं हमारे प्रदेश के बारे में कि इस तरीके से समझौता सत्ता के लिए क्यों किया जा रहा है। शहजाद भाई जरा हरियाणा भी बोलेंगे, हरियाणा का भी उदाहरण शहजाद मैंने दिया था, वहां सरकार अभी भी बरकरार है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने राम कदम की लिस्ट ऑब्जेक्शन डीजीपी द्वारा महाराष्ट्र में वहां बिल्कुल महाराष्ट्र में हरियाणा में डीजीपी द्वारा अनिल विज वहां के गृह मंत्री है, उनके खिलाफ कौन सी चिट्ठी लिखी गई है कि यहाँ 100 करोड़ की या 500 करोड़ की उगाही का मामला आया? मुझे कोई और दूसरा राज्य बताइए जहां पर ये ऐसा मामला आया हो। सवाल है विज साहब ने वहां ट्रांसफर्स को लेके ऑफिस में जाना बंद कर दिया था। ये हरियाणा में जो हो रहा है, ओके राम कदम, ये सब सारी लेकिन उगाही की बात सामने आई है तो आप सार्वजनिक करिए उस बात को। ओके राम कदम, अमित जी, ट्रांसफर में उगाही होती है। अमित जी, मैं अमित जी, व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं अशोक वानखेड़े जी का बहुत सम्मान करता हूं, पर आज चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के इस संगीन मामले की, जहां पर खुद एक आईपीएस अफसर जो अभी भी वर्तमान सेवा में है, वे सबूतों के आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखते हैं, महाराष्ट्र की सरकार उस पर एफआईआर नहीं लेती, फिर न्यायपालिका उसका संज्ञान ले करके सीबीआई के जांच के आदेश देती है। तो हम उस पर चर्चा करें, अन्य प्रांतों की और कोई चर्चा हो तो उस पर अलग से चर्चा हो, ये मूल बात कहना चाह रहा था। और दूसरी मूल बात मैं फिर से कहूंगा, अशोक जी आप बोलते समय अशोक जी क्षमा चाहूंगा, केवल एक 10 सेकंड। मैं मानता हूं जो आपने गिनाया वो सबसे घिनौना है। अशोक जी, विगत 16 महीनों के अंतराल में पालघर साधु हत्याकांड की साधुओं की किलकारियां, उनकी चीख, ये महाराष्ट्र की सरकार सुन नहीं पाई। अभी भी संतों में आक्रोश है। फौजी भाई जो देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की शहादत देते हैं, उनके घर में घुस करके इनके नेता मारपीट कर रहे, ये भी देश अब तक भूल नहीं पाया। सुशांत का मामला 65 दिन इनके पास था, किस प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ इन तीनों दलों ने की, ये देखा। किसी प्रांत में सरकार के द्वारा पुलिस बम जाकर के रखे, ऐसा हुआ है कहीं? किसी प्रांत में गृह मंत्री स्वयं कहें कि हर महीने के 100 करोड़ रुपए ले आइए, ऐसा हुआ है कहीं? किसी प्रांत में आईपीएस अफसर और डीजी दोनों रिपोर्ट्स पे तबादले में करोड़ों रुपए लिए करोड़ों रुपए लिए जा रहे, ऐसा रिपोर्ट सौंपा जाए, उसके बाद पूरे देश में एक प्रांत बताइए आप। उत्तर प्रदेश में मैं एक गुना बता देता हूं जो महाराष्ट्र से ज्यादा घिनौना हुआ है। सवाल वो नहीं है कि इससे महाराष्ट्र का पाप कम होता है, महाराष्ट्र में जो हुआ वो सबसे ज्यादा घिनौना है, मैं मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे भी घिनौने काम हुए हैं, ये मैं रेखांकित करता हूं। मेरा महाराष्ट्र करप्ट है, दूसरे जो हुआ है ये बहुत घिनौना हुआ है, लेकिन बाकी राज्यों में इससे नहीं होता, ऐसा मत कहिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा ठीक है अशोक जी, आपने अपनी बात को रखा, राम कदम जी आपने अपनी बात को रखा, रवि श्रीवास्तव काफी देर से कहा ही नहीं है। जी रवि जी आपके पास क्या तर्क है ये कहने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है महाराष्ट्र की सरकार में?
मैं ये तर्क बिल्कुल नहीं दूंगा कि सब कुछ सही चल रहा है, मगर सब कुछ गलत भी नहीं चल रहा है। ऐसा हर राज्य में होता है। अशोक वानखेड़े ने बहुत ठीक बात की। अच्छा, किस राज्य में हुआ है, मुझे एग्जांपल दीजिए। बार बार बोला जा रहा है, बाकी मुझे बताइए किस राज्य में ऐसा हुआ है कि 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 1100 करोड़ की उगाही की बात वहां का डीजीपी नहीं तो किसी जगह का पुलिस कमिश्नर अपने सिटिंग होम मिनिस्टर पे लगा रहा है। मुझे बताइए कहां हुआ ऐसा, बिल्कुल जानकारी दीजिए आप। अमिश जी बिल्कुल दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये भारतवर्ष के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, अब आप सही बात बोल रहे हैं। और फिर इसका कंपैरिजन कैसे यूपी से हो सकता है ना? यूपी के अंदर अगर रेप की घटना हुई तो रेप अलग विषय है। रेप का अगर राज्य के गृह मंत्री पे आरोप लग रहा है कि वो कोरोना के काल में 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात कर रहा है और आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर आरोप लगा रहा है, ये बहुत सामान्य बात लग रही है। आप खुद कह रहे हैं प्रेसिडेंट विषय है, तो सब कुछ सही कैसे हो सकता है? अब आप जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, बताइए। आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं सुन रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। सुन रहा हूं मैं। इसी देश के अंदर एक राज्य का गृह मंत्री हत्या का आरोपी था एंड ही वाज एब्सकॉन्डिंग, फरार था वो। इसी देश का एक गृह मंत्री, वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं था क्या? ये नैतिकता की दुहाई देने वाले अपने गिरेबान में झांक करके देखे इन्होंने देश के साथ क्या किया है। वो छूट गए बाद में अदालत से, वो अलग बात है। अनिल देशमुख जी छूट सकते हैं अदालत से, ये भी बात सही है बिल्कुल। पर मेरा ये कहना है मामला क्या था, जो भी हो रहा, आप मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, नरेंद्र मोदी सीएम थे। वो मामला क्या था? वो मामला क्या था? क्योंकि वो मामले को मैंने कवर करा, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो मामला क्या था। आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। एक आतंकी को मारने का मामला था, एक आतंकी को मारने का मामला था, एक आतंकी के एनकाउंटर का मामला था, इशरत जहां के एनकाउंटर का मामला था, जिसमें अभी पुलिस के अधिकारियों को सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा है। बिल्कुल करा है। तो फिर ये कहना चाहता हूं कि बरी ये कल को अगर अनिल देशमुख हो गए 15 दिन के बाद में, तो उनकी मान के हानि की भरपाई कौन करेगा? मेरा ये कहना है। आप पीई कर रहे हैं, पी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, मामूली पूछताछ है, मगर आपको याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार ने सीबीआई की एंट्री बंद कर रखी है। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस था तब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई यहाँ पे आई थी। यहाँ पे सीबीआई तभी आएगी जो 5 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन है, महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। जब सीबीआई की इंक्वायरी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा तो राज्य लेगा, राज्य करवाएगा इंक्वायरी। एक नाम अमित जी मुझे बोलने दें। अमित जी ये इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा करके किसका समर्थन कर रहे हैं? सीबीआई पाकिस्तान की जांच एजेंसी है, ये हमारे मां भारती की है। ना किसकी? ना सीबीआई जांच एजेंसी पाकिस्तान की है या भारत देश की है? आप लोकतंत्र को मानते हो नहीं मानते हो? लोकतंत्र को अगर मानते हो, संविधान को मानते हो तो ना, सुने मेरी बात। आप बोलते समय बीच में नहीं बोला, सुने मेरी बात। आप अमित जी इस प्रकार से चर्चा नहीं हुआ करती। सीबीआई जांच एजेंसी अपने भारत देश की है। यहाँ पर ये तीनों दल इस प्रकार से रवैया और बर्ताव कर रहे हैं, बौखला गए ये कि जैसे सीबीआई पाकिस्तान की जांच एजेंसी है। क्या कारण है उसे रोकने का? उसे रोकने का कारण है ये जो धड़ल्ले से तुम्हारा ये जो वसूली का काम चल रहा था, धड़ल्ले से तबादलों में करोड़ों रुपया लेने का काम चल रहा था, जिस प्रकार से हर मामले को रफा दफा करने का आपका जो दुष्प्रयास था, उसे छुपाने के लिए आपने सीबीआई को रोका। ओके, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद 20 सेकंड, शहजाद 20 सेकंड, शहजाद गिन के 20 सेकंड। एक ही, हाँ जी, देखिए ऐसा है कि नैतिकता के आधार पर आज एनसीपी ने अनिल देशमुख जी का इस्तीफा लिया है, उसका स्वागत तो होना चाहिए। पर मैं यही पूछना चाहता हूं एनसीपी से थोड़ी सहानुभूति करके कि अगर वो नैतिकता की पट्टी अनिल देशमुख तक जाती है तो मुख्यमंत्री तक कहां कट जाती है? क्योंकि वही पत्र में मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया था, ये पूरी जानकारी है। तो नैतिकता की पट्टी से अगर अनिल देशमुख को मार पड़ी तो पहले उद्धव ठाकरे को भी पड़ा। और दूसरी बात, समय नहीं है महेश, 10 सेकंड का रिप्लाई। महेश 10 सेकंड का रिप्लाई, क्योंकि उसी पत्र में मुख्यमंत्री का भी जिक्र था। तो क्या आप कहना चाहते हैं? आपके नेता की तो बली हो गई। परमवीर सिंह जी के पत्र के ऊपर एक सदस्यीय इंक्वायरी जांच कमीशन जारी की महाराष्ट्र में, जो अपना अहवाल सादर करेगी महाराष्ट्र की सरकार के सामने।
और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से, जैसे अभी मेरे मित्र राम कदम जी बोले, आज फ्रांस की एंटी लॉबिंग एक एंटी करप्शन एजेंसी ने बताया 10 करोड़ रुपए मिले, 10 करोड़ रुपए दिए गए राफेल की तरफ से किसी मिडिलमैन को। वो 10 करोड़ की जांच कौन करेगा? कौन करेगा 10 करोड़ की जांच जो राफेल कंपनी ने दी है भारत के किसी मिडिलमैन को? सर मेरे सवाल का, अब राफेल भी इसमें आ गया, मेरे सवाल का जवाब आप कृपया करके दे दे। अगर इसकी भी जांच होगी, बिल्कुल बिल्कुल सारी जांच होगी, लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट, इस समय महत्वपूर्ण ये है सर अलग से चर्चा रखें, हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। 10 करोड़ राफेल में किस मिडिलमैन को दिए गए और ये मिडिलमैन किसके नजदीक था? ये सारी चीजें अब सामने आएंगी। सारे तुम्हारे सवालों का हम जवाब देंगे। अभी जो मूल मुद्दा है, उस मूल मुद्दे एक सेकंड राम कदम जी, एक सेकंड राम कदम जी। महेश, शहजाद पूनावाला ने एक बेसिक पॉइंट उठाया कि जब चिट्ठी के अंदर अनिल देशमुख का जिक्र था, उसी चिट्ठी में लिखा गया था कि उद्धव ठाकरे को भी ब्रीफ किया गया था इस पूरे मामले में। तो क्या ये नैतिकता की तलवार सिर्फ अनिल देशमुख तक है, एनसीपी तक है, आगे नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार एक बहुत ही सेंसिटिव और पारदर्शक सरकार है। जिस प्रकार से परमवीर सिंह साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में गृह मंत्री को उन्होंने उनके संदर्भ में कुछ बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखी, उस संदर्भ जी मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं बेस्ट टॉक शो हिंदी। आप ही लोगों के समर्थन की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ये सम्मान मिला है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब वक्त है आर पार के फेमस निष्कर्ष का। और आज की बहस का निष्कर्ष ये कि 17 मार्च को परमवीर सिंह को उनके पद से, यानी कमिश्नर के पद से हटाया गया। उसके बाद से यह घटनाक्रम चला, लेकिन लाख बार इंकार किया गया कि इस्तीफा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज इकरार करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इससे सरकार की तो फजीहत हुई है, लेकिन लोगों का भरोसा, जो एक सरकारों का इकबाल होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जब उसमें 100 करोड़ की वसूली की मामला आ जाए, जो भारत के इतिहास में शायद पहली बार है, उसे फजीहत ही कहते हैं। आपने न्यूज़ 18 पर आर पार देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आर पार को इतना प्यार दिया, देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो बनाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और शुक्रिया। मैं नतमस्तक होकर आपको इसके लिए धन्यवाद करता हूं। अगला शो पत्थर की लकीर प्रीति के